Yeah. Hello students, how are you? I hope you all are fine. I am also fine. Today we are going to start a new chapter. That chapter name is private and public. प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बारे में आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 3, प्राइवेट एंड पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस. यानी कि प्राइवेटली जिस पे पूरे तरीके से आपका राइट हो, जिस पे आपका अधिकार हो, दैट मीन्स प्राइवेट लिमिटेड. और जिस पे गवर्नमेंट का अधिकार हो और जिसमें आपका अधिकार ना हो, गवर्नमेंट की हिस्सेदारी ज़्यादा हो, 51%, 49 आपकी हो, या पूरे तरीके से गवर्नमेंट का हो, गवर्नमेंट का राइट हो जिस पे, दैट इज़ कॉल्ड पब्लिक लिमिटेड. आज हम दोनों टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, प्राइवेट लिमिटेड एज वेल एज प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड एज वेल एज पब्लिक लिमिटेड. Okay, we are going to start this point now. Private sector and public sector. Number one, private sector. Private sector includes all those enterprises which are managed and owned by individuals or group of individuals. या तो किसी एक का राइट होता है प्राइवेट पे, या जिस एक ग्रुप्स का प्राइवेट का राइट होता है. जैसे ग्रुप में कोई भी काम करते हैं तो प्राइवेटली हो सकता है, उन सब का राइट हो या किसी एक का राइट हो, तो हम उसको प्राइवेट लिमिटेड बोलते हैं. और द वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अंडर प्राइवेट सेक्टर आर सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनी. ये हमारे एग्जाम्पल हैं किसके, प्राइवेट सेक्टर के. जैसे प्राइवेट सेक्टर का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि अकेले बंदे का काम, जिसमें अकेला बिजनेस चलाता है कोई भी पर्सन. फिर उसके बाद पार्टनरशिप, फिर ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, और उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी. ये सारी हमारी प्राइवेट के एग्जाम्पल हैं, प्राइवेट लिमिटेड के. ओके, गॉट इट. नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी आर डिस्कसिंग पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर क्या है, जिसमें गवर्नमेंट का राइट होता है, गवर्नमेंट का अधिकार होता है जिसके ऊपर. पब्लिक सेक्टर इंक्लूड्स ऑल दोज एंटरप्राइजेस, वो सारे बिजनेस इंक्लूड होते हैं किसमें, पब्लिक सेक्टर में, विच आर मैनेज्ड एंड ओन्ड पार्टली और होली बाय द कंट्रोल, होली बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. जिसका ओन पूरा मालिकाना हक किसका होता है, या होली या तो पूरा ही या होली, जिसमें जैसे 51% गवर्नमेंट का हिस्सा हो या पूरे तरीके से गवर्नमेंट का हिस्सा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, पब्लिक सेक्टर बोलते हैं हम. ओके, पहले हमने प्राइवेट सेक्टर पढ़ा, फिर हमने पब्लिक सेक्टर पढ़ा. पब्लिक सेक्टर के एग्जांपल क्या हो सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट की कंपनीज हैं कोई भी. पब्लिक सेक्टर इंक्लूड ऑल दोज एंटरप्राइजेज विच आर मैनेज्ड एंड ओन्ड पार्टली और होली बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. सच एंटरप्राइजेज में ऑल्सो बी ए पार्ट ऑफ द मिनिस्ट्री or come into existence by special act of the parliament. The government participates in the economic activities of the country through these enterprises. यानी कि जिस पे गवर्नमेंट का होली और पार्टली राइट होता है, वो हमारी पब्लिक सेक्टर कंपनी कहलाती है. जैसे कि इंडियन रेलवे कह सकते हो आप, इंडियन रेलवे, और भी बहुत सारी जो हमारी गवर्नमेंट की कंपनीज हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, हम क्लासीफाई करते हैं इंडियन इकोनॉमी को दो तरीके से समझ सकते हैं हम, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर में उसने क्या कहा, सोल प्रोप्राइटरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी. यानी कि ये हमारे प्राइवेट सेक्टर के में इंक्लूड किया जाता है इनको. और पब्लिक सेक्टर में किस किस को इंक्लूड किया गया, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, स्टैट्यूटरी कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी, जिसको हम पब्लिक सेक्टर कंपनीज भी कहते हैं. ये हमारी तीनों पब्लिक के एग्जाम्पल है, ये हमारे प्राइवेट के एग्जाम्पल हैं. अब हम इसके बारे में स्टडी करते हैं. फिर उसने कहा, उसने बहुत सारी और भी बातें बताई हैं. ए नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज वर एक्सक्लूसिवली रिजर्व्ड फॉर द पब्लिक सेक्टर. एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर वाज रिस्ट्रिक्टेड थ्रू लाइसेंसिंग. यानी कि हमारी जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं उनमें प्राइवेट सेक्टर का एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है. यानी कि प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर के अंदर एंट्री नहीं कर सकती, प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर को कंट्रोल नहीं कर सकती उसको. तो इसमें उसने क्या कहा, सिर्फ गवर्नमेंट का राइट होता है. इन द सेंस वी कैन से
ओनली होल्ड बाय द गवर्नमेंट। फिर उसने क्या कहा, फिर उसने बहुत सारी और भी बातें कही। एज ए रिजल्ट इंडिया डिसाइड फॉर ए comprehensive reform of the economy in 1991. In the 1991 industrial policy, government opted for disinvestment of public sector and changing role of private sector and encouraging फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यानी कि 1991 के बाद हमारी बहुत सारी कंपनियां ऐसी बनी हैं जो पब्लिक सेक्टर को हटा के उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर दिया गया है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कि भाई प्राइवेट पब्लिक सेक्टर ने 1991 से पहले बहुत सारी गवर्नमेंट्स की रिस्ट्रिक्शंस थी, कंपनियां नहीं खोल पाते थे प्राइवेट वाले, और उसके लिए बहुत सारे लाइसेंसिंग लगते थे, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ थी। तो 1991 के बाद गवर्नमेंट ने ये सारे जो रिस्ट्रिक्शंस थी ये हटा दी, कम लाइसेंसिंग का जो पार्ट था वो कम कर दिया गया है और रिस्ट्रिक्शंस कम हो गई हैं, जिससे प्राइवेट सेक्टर का डेवलपमेंट ज़्यादा हुआ है। ये सारी बातें हम कह सकते हैं प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बारे में। अब फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। अब पब्लिक सेक्टर कंपनी जो बनती है वो कैसे बनती है, इसकी एक बार आपको मैं डेफिनेशन बता देता हूँ। ओके, इसमें क्या है, फॉर द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द डे टू डे बिजनेस ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइजेस दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। यानी कि जो कंट्रोल होता है और मैनेजमेंट रहती है वो किसकी रहती है, पब्लिक की रहती है, यानी गवर्नमेंट की रहती है। तो उनको हम इसने 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, दूसरा स्टैट्यूटरी कोऑपरेशन और तीसरा गवर्नमेंट कंपनी। इसको 3 पार्ट में इसने फॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर ने डिवाइड किया है। इसने क्या कहा, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। सबसे पहले हम देखते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में इसने क्या कहा, हाँ, जिसमें पूरे तरीके से गवर्नमेंट का राइट होता है। इट इज़ मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एज वन ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, जिसपे गवर्नमेंट का राइट रहता है। इट इज़ मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल एज वन ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ कंसर्न्ड मिनिस्ट्री ऑफ द डिपार्टमेंट हु इज़ आंसरेबल टू गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। यानी कि पूरे तरीके से इसमें किसका राइट रहता है, किसका राइट रहेगा, अपना गवर्नमेंट का। जैसे कि इंडियन रेलवे, फॉर एग्जांपल, रेलवे मिनिस्ट्री इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द रेलवे। सारी रेलवे मिनिस्ट्री जो वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगी, सारी रेलवेज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगी। तो उसका पूरे तरीके से गवर्नमेंट का राइट रहता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में। फिर उसने फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बारे में बात कही है। उससे पहले हम कुछ डेफिनेशंस और बता सकते हैं आपको। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज़ फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट बजट एंड ऑल एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय इट आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनिंग। These undertaking may be under the central or the state government and rules of central or state government are applied। यानी कि फाइनेंशियली भी जो काम किया जाता है वो बजट बनाया जाता है, तो किसके द्वारा बनाया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है। गॉट इट? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, सॉरी, फीचर्स हमारे ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। फीचर्स हमारे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के फीचर्स हमारे 5 हैं। पहला क्या है, फाइनेंस। फाइनेंस में उसने क्या कहा, इट इज़ फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू एलोकेशन ऑफ फंड्स in the annual general budget of parliament. Government treasury provides finances and revenue earned is also paid to the treasury। यानी कि फाइनेंस का यानी कि पैसे से रिलेटेड जो काम किया जाता है, पैसा लेना और कहाँ लगाना, तो ये सारे फंड्स जो क्रिएट करना किसके द्वारा किया जाता है, पार्लियामेंट में बजट के द्वारा, जनरल बजट के द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो फाइनेंस का डिपार्टमेंट किसका रहा, गवर्नमेंट का। इसके फीचर्स, नंबर 2, अकाउंटिंग सिस्टम कौन करेगा, गवर्नमेंट ही रहेगी, गवर्नमेंट ही अकाउंटिंग सिस्टम इसका संभालेगी। द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू अकाउंटिंग एंड ऑडिट कंट्रोल्स एज एप्लीकेबल टू अदर गवर्नमेंट एक्टिविटीज़। यानी कि जो ऑडिट करना, यानी कि जांच पड़ताल करना, चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा। और कौन करेगी, चार्टर्ड अकाउंटेंट को कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। ये सारी चीज़ें, अकाउंटिंग करना, ऑडिट करना किसके द्वारा रहेगा, गवर्नमेंट के द्वारा अकाउंटिंग की जाएगी, ऑडिट की जाएगी, जांच पड़ताल की जाएगी, उसके खाते बनाए जाएंगे, गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाएंगे। नेक्स्ट,
Number 3 we can say about management. Third one is management. In management क्या कहता है, it is managed and controlled by a government department and is subject to direct control of the ministry. यानी कि मिनिस्ट्री के अंडर में रहता है सारा काम, मिनिस्ट्री के अंडर में कंट्रोल रहता है इसका. तो सारी मैनेजमेंट कौन करेगा? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट करेगी. मैनेजमेंट कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी. नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी कैन से वी आर डिस्कसिंग अबाउट फोर्थ पॉइंट, अपॉइंटमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज. यानी कि एम्प्लॉयज को नौकरी पे रखना, उनको सैलरी देना, वो सारा काम किसका रहेगा? गवर्नमेंट का रहेगा. उसका किसका रहेगा? गवर्नमेंट का रहेगा. इसके बारे में क्या कहा अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज के बारे में? एज द अंडरटेकिंग डज नॉट हैव सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, its employees are government employees and term and conditions of their appointment, remuneration and promotion etc. are determined by the government. यानी कि जो एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी जाएगी, एचआरए दिया जाएगा और जो अलाउंसेस दिए जाएंगे, वो सारी की सारी जो सैलरी डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी वो किसके द्वारा की जाएगी? गवर्नमेंट के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी. गवर्नमेंट के द्वारा हमें इन एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी जाएगी. नाउ नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी उसने कहा द एम्प्लॉयज़ ऑफ द एंटरप्राइजेज आर अकाउंटेबल टू द कंसर्न्ड मिनिस्टर हु इज़ अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट. यानी कि अकाउंटेबल जिस पे हम विश्वास कर सकें, भरोसा कर सकें, तो वो कौन रहेगा? इसके अंदर जो भी एम्प्लॉय होंगे वो किसकी जिम्मेदारी है? मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी है. पार्लियामेंट रिस्पॉन्सिबल रहेगा इसके लिए कि कोई भी हमारी लीकेज ना हो, कोई हमारे बारे में कोई कहीं भी बात ना उछले, कोई भी बात हमारी किसी भी जो अननोन पर्सन के हाथ में हमारी इंफॉर्मेशन ना जाए. तो ये सारी बातें कौन करेगा? ये सारी चीज़ें सारी किसके अंडर में रहेंगी? ये गवर्नमेंट के अंडर में रहेगी. नाउ इसने नेक्स्ट पॉइंट कहा है कि बेनिफिट क्या क्या हैं? मेरिट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. इसके बेनिफिट्स हैं, मेरिट्स हैं एंड डीमेरिट्स. वी कैन ऑल्सो डिस्कस अबाउट दिस. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, मेरिट्स ऑफ द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. इसमें पहला पॉइंट क्या? कंप्लीट गवर्नमेंट कंट्रोल. यानी कि सारा का सारा कंट्रोल किसका रहेगा? गवर्नमेंट का रहेगा. ओके इसने क्या कहा? इट इज़ कम्प्लीटली ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय ए गवर्नमेंट मिनिस्ट्री. इट फैसिलिटेट्स द पार्लियामेंट टू एक्सरसाइज इफेक्टिव कंट्रोल ओवर देयर ऑपरेशंस. यानी कि पार्लियामेंट के अंडर में रहेगा, मिनिस्ट्रीज़ के गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज़ को कंट्रोल करेगी. इट और फैसिलिटेट्स कौन करेगा? इसको पार्लियामेंट करेगी. और गवर्नमेंट इसको पूरा कंट्रोल रखेगी इसके ऊपर, कंप्लीट गवर्नमेंट कंट्रोल. यानी कि वी कैन सी दैट. नाउ नेक्स्ट पॉइंट वी आर डिस्कसिंग अबाउट सेकंड पॉइंट, आंसरेबल टू पार्लियामेंट. आंसरेबल टू पार्लियामेंट का आंसरेबल रहेगा कौन रहेगी? गवर्नमेंट रहेगी. ऑल द डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग आर अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट फॉर देयर परफॉर्मेंस. अपनी सारी परफॉर्मेंस हमें किसको देनी है, किसको बतानी है, किसके हमें अकाउंटेबल रहेगा, किसके बारे में हम किसको हम आंसरेबल रहेंगे? हम आंसरेबल रहेंगे सारे डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के. किसको रहेंगे? पार्लियामेंट को. पार्लियामेंट फॉर देयर परफॉर्मेंस. सो दे हैव टू बी केयरफुल अबाउट देयर प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस. इसलिए अपने सारे काम काज उसको बड़े ध्यानपूर्वक करने पड़ते हैं. आंसरेबल क्योंकि पार्लियामेंट रहेगी. नंबर 3 वी आर डिस्कसिंग अबाउट सोर्स ऑफ इनकम. इसकी इनकम का जो सोर्स है, पैसा आता है, वो किसके द्वारा आता है? उसने क्या कहा? सोर्स ऑफ इनकम क्या रहेगी? द रेवेन्यू. यानी कि अर्नड बाय द एंटरप्राइजेज इज ए सोर्स ऑफ इनकम फॉर द गवर्नमेंट एज इट गोज डायरेक्टली टू द ट्रेजरी. यानी कि जो पैसे का लेन देन जो करता है उसके पास डायरेक्टली हम पैसा जमा करा देते हैं. गवर्नमेंट के हाथ में जो रहता है, जैसे कि इंडियन रेलवे है, या फिर आपका जो आपके चालान कटते हैं, या फिर आपको लाइसेंस बनवाना है, ये सारी फीस किसके पास जाएगी? गवर्नमेंट के पास जाएगी, ट्रेजरी के पास जाएगी. वो सारे इनकम अपने पास रखेगा और गवर्नमेंट का उसके पूरा कंट्रोल रहेगा. नंबर 4 वी आर डिस्कसिंग अबाउट सूटेबल फॉर नेशनल सिक्योरिटी. सूटेबल फॉर नेशनल सिक्योरिटी यानी कि जो हमारी नेशनली सिक्योरिटी है, यानी कि हम ये बात हम किसी को लीक नहीं होने देंगे, यानी कि किसी को पता नहीं लगने देंगे अपनी सीक्रेट्स को. तो वो किसके अंडर में रहेगी? सूटेबल फॉर नेशनल सिक्योरिटी. इसने क्या कहा? दिस एंटरप्राइज इज मोस्ट सूटेबल व्हेन नेशनल सिक्योरिटी इज कंसर्न्ड. अगर जहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी का प्रश्न उठता है, क्वेश्चन आता है, वहाँ पे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग सबसे अच्छा काम करता है.
क्योंकि हमें किसी को अपनी बात नहीं बतानी होती, लीकेज नहीं करनी होती। जितने भी हमारी सिक्योरिटीज़, हिडन सिक्योरिटीज़ हैं जो हमें किसी को नहीं बताते, उन सिक्योरिटीज़ का भी कंट्रोल कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। तो सिटी उनके लिए ये सूटेबल है। जहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन आ जाता है, हमें अपने देश की सुरक्षा से रिलेटेड बात आ जाती है, तो उसके लिए कौन सूटेबल रहेगा? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, यानी कि गवर्नमेंट का राइट ही वहाँ पे अच्छा रहता है, हमें ये बेनिफिट मिलता है। दिस एंटरप्राइज इज मोस्ट सूटेबल व्हेन नेशनल सिक्योरिटी इज कंसर्न्ड एंड इट इज under the direct control and supervision of the concerned ministry. Now next point we can say we are discussing about the limitations of departmental undertaking, यानी कि उसका कुछ कमियां हैं, कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान है, कुछ एडवांटेज है, कुछ डिसएडवांटेज है। लिमिटेशंस ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि फ्लेक्सिबल नहीं होते, ये एक बार फिक्स कर दिए तो फिक्स कर दिए, वो लंबे समय तक चलते रहते हैं ऐसे ही, तो उसके ऊपर ये हमारे रिजिड होते हैं, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। अगर हमें कोई कुछ चेंजेस लाना है तो बड़ी दिक्कत होती है। ऑफिशियली यानी कि आपको काफ़ी समय लगता है इसमें कुछ चेंजेस लाने के लिए। लैक ऑफ फ्लेक्सिबल नहीं होते, ये रिजिड होते हैं, जो भी हमारे डिसीजन लिए जाते हैं वो रिजिड होते हैं। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, देयर इज़ लिटिल स्कोप फॉर एक्सरसाइजिंग initiative and making improvements due to lack of autonomy. It fails to provide flexibility in operations. अगर हमें कुछ नई चेंजेस करना है कुछ भी, तो फॉर्मली अगर हम तरीके से करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम, फाइल आगे पास होनी है, साइन करेंगे, फिर उससे साइन, काफ़ी लोगों के साइन होते हैं कोई भी ऑर्डर पास होने के लिए, तो इसलिए इसमें फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है। अगर हमें कुछ चीज़ ऐड ऑन करनी है, उसमें नई बात लेके आनी है, लॉन्च करनी है, तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट इसके लिए तैयार नहीं होती, फ्लेक्सिबल इसलिए नहीं होता, ये इसमें चेंज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट वी आर डिस्कसिंग अबाउट सेकंड पॉइंट, डिले इन डिसीजन मेकिंग, यानी कि बहुत टाइम लगता है कोई भी डिसीजन लेने के लिए, यानी कि इसमें भी देरी होती है डिसीजन मेकिंग में। यानी कि पहला, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ, गो टू टॉप लेवल, कोई भी आपकी एडवाइस है, कोई भी डिसीजन है, कोई भी आपकी फीडबैक है, तो पहले ऊपर जाएगी, फिर मिडल पे जाएगी, पहले लोअर पे, फिर मिडल पे, फिर अपर पे, यानी कि अपर पे जाके उसको प्लानिंग की जाएगी, उसके बाद हमारा डिसीजन लिया जाएगा किसी भी चीज़ के लिए। तो इसलिए डिले इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने में भी बड़ी देरी होती है इसके अंदर। द एम्प्लॉयज़ और हेड्स of the departments have to take approval of the concerned ministry before taking any decision. This